कल्पना कीजिए, घना जंगल, चारों तरफ अजीब सी खामोशी, पेड़ों के बीच से झांकते पत्थर के विशाल ढांचे। ये सिर्फ खंडहर नहीं है, ये सवाल हैं, ऐसे सवाल जिनके जवाब आज भी इंसान को बेचैन कर देते हैं। कौन थे ये लोग जो जंगलों के बीच पत्थरों से आसमान छूते शहर बना गए? कौन थे ये लोग जिन्होंने बिना लोहे, बिना पहिए, बिना आधुनिक औजारों के ऐसा कैलेंडर बना लिया जो आज भी लगभग परफेक्ट है? ये थे माया, एक ऐसी सभ्यता जो समय से आगे थी और शायद समय से बहुत आगे निकल गई। माया सभ्यता आज से लगभग 2000 साल पहले मध्य अमेरिका में फली फूली। आज का मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास और एल साल्वाडोर। लेकिन माया कोई एक साम्राज्य नहीं थे। वे कभी एक राजा के नीचे एकजुट नहीं हुए। फिर भी उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े साम्राज्य नहीं कर पाए। उन्होंने ज्ञान का साम्राज्य बनाया। माया लोगों के लिए आसमान सिर्फ आसमान नहीं था, वो उनकी किताब थी। तारे, सूरज, चांद और ग्रह सब कुछ जीवन को नियंत्रित करता था। माया खगोलविद हजारों साल पहले सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकते थे, बिना टेलीस्कोप, बिना कंप्यूटर। उन्होंने समय को पत्थरों में कैद कर दिया। उनका कैलेंडर इतना सटीक था कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। लेकिन माया सभ्यता सिर्फ गणित और खगोल विज्ञान तक सीमित नहीं थी। वे शहर बनाते थे, ऐसे शहर जिनमें हजारों लोग रहते थे। मंदिर, महल, खेल के मैदान और जल संचय की अद्भुत व्यवस्था। टिकाल, कोपान, पालेनके, काला कमुल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये शक्ति के केंद्र थे। हर शहर का अपना राजा, अपनी सेना, अपने देवता, और हर राजा खुद को देवताओं का प्रतिनिधि मानता था। माया राजा सिर्फ शासक नहीं थे, वे पुजारी थे, वे योद्धा थे, और कई बार बलिदान भी। माया धर्म खूबसूरत भी था और डरावना भी। उनका मानना था देवताओं ने इंसानों को खून से बनाया है और इसलिए देवताओं को खून चाहिए। रक्त बलिदान उनके लिए आस्था था, जीवन और मृत्यु के बीच एक समझौता। लेकिन माया लोग अंधविश्वासी नहीं थे, वे लिखना जानते थे। उनकी लिपि आज भी सबसे जटिल प्राचीन लिपियों में गिनी जाती है। उन्होंने अपनी कहानी पत्थरों पर लिखी, युद्धों की कहानी, राजाओं की कहानी, देवताओं की कहानी। और यहीं से एक सवाल उठता है, अगर माया इतने बुद्धिमान थे, इतने उन्नत थे, इतने शक्तिशाली थे, तो फिर ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने इस महान सभ्यता को धीरे धीरे खामोशी में डुबो दिया? क्यों उनके शहर जंगल में खो गए? क्यों उनके पिरामिड लताओं में दब गए? और क्यों उनका अंत किसी युद्ध की तरह नहीं, बल्कि एक रहस्य की तरह हुआ? क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है। अब जरा उस समय में लौटिए, जब जंगल अभी इतना घना नहीं था, जब पत्थरों पर नई नई इमारतें उग रही थीं, और जब माया लोग पहली बार समझने लगे थे कि वे सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समय के ऊपर भी चल सकते हैं। माया सभ्यता की असली ताकत उनकी तलवारों में नहीं थी, उनकी सेनाओं में नहीं थी, उनकी ताकत थी ज्ञान में। वे जानते थे कि कब बारिश आएगी, कब फसल बोनी है, कब युद्ध करना शुभ है और कब रुक जाना चाहिए। ये सब आसमान देखकर तय होता था। हर रात जब शहर सो जाता था, माया पुजारी मंदिरों की ऊंचाई पर खड़े होकर सितारों को देखते थे। वे गिनते थे, वे नोट करते थे, और फिर उसे पत्थरों पर उकेर देते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी। माया लोगों के लिए सूरज सिर्फ रोशनी नहीं था, सूरज देवता था। उसका उगना जीवन का संकेत था, उसका छुपना मृत्यु का। और जब कभी सूर्य ग्रहण होता तो पूरा शहर डर से थर्रा उठता, क्योंकि उन्हें लगता था देवता सूरज को खा रहे हैं, और अगर देवता नाराज हो गए तो दुनिया अंधेरे में डूब सकती है। इसलिए उन पलों में सबसे बड़े अनुष्ठान होते थे। खून बहता था, प्रार्थनाएं गूंजती थीं। माया सभ्यता सिर्फ देवताओं से नहीं चलती थी, वो शहरों से चलती थी। हर शहर एक अलग दुनिया था, अपना राजा, अपनी राजनीति, अपनी दुश्मनी। कभी दो शहर मित्र बनते थे, कभी जानलेवा दुश्मन। युद्ध माया जीवन का हिस्सा था, लेकिन ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं होते थे, ये युद्ध होते थे सम्मान के लिए, कैदियों के लिए, और देवताओं को खुश करने के लिए। युद्ध में पकड़े गए कैदी सिर्फ कैदी नहीं होते थे, वे अनुष्ठान का हिस्सा बनते थे। उनकी कुर्बानी देवताओं तक संदेश पहुंचाने का सबसे तेज तरीका मानी जाती थी। अब जरा सोचिए, एक समाज जो गणित जानता है, जो खगोल विज्ञान जानता है,
जो लिखना जानता है वो इतना खून पर निर्भर क्यों था? क्योंकि माया लोग मानते थे अगर देवता खुश हैं तो समय उनके साथ है, और अगर देवता नाराज हैं तो समय उनके खिलाफ है। समय, यहीं से माया सभ्यता दुनिया से अलग हो जाती है। माया लोग समय को सीधा नहीं मानते थे। उनके लिए समय एक चक्र था। हर चीज फिर लौटती है, राजा भी, युद्ध भी, विनाश भी। इसलिए उनके कैलेंडर इतने जटिल थे। एक कैलेंडर नहीं, कई, हर एक समय के एक अलग पहलू को नियंत्रित करता था। और जब ये सारे कैलेंडर एक ही बिंदु पर मिलते तो माया मानते थे इतिहास खुद को दोहराने वाला है। लेकिन जैसे जैसे माया सभ्यता आगे बढ़ी वैसे वैसे एक खामोश दुश्मन भी बढ़ने लगा, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। जनसंख्या, ज्यादा लोग, ज्यादा खेत, ज्यादा जंगल कटे, मिट्टी थकने लगी, पानी कम होने लगा। लेकिन शहर अब भी बढ़ रहे थे, मंदिर अब भी ऊंचे हो रहे थे। और फिर कुदरत ने अपना जवाब देना शुरू किया। बारिश कम होने लगी, सूखे लंबे होने लगे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, दशकों तक। और यहीं से माया सभ्यता की सांस धीरे धीरे भारी होने लगी। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो सिर्फ कुदरत की मार नहीं थी, वो इंसान की अपनी बनाई हुई तबाही थी। सूखा सिर्फ जमीन को नहीं सुखाता, सूखा इंसानों के विश्वास को भी सुखा देता है। जब लगातार कई साल तक बारिश नहीं हुई तो खेतों में दरारें पड़ने लगीं, मक्का की बालियां सूखने लगीं, भंडार खाली होने लगे। और जब पेट खाली होता है तो सबसे पहले देवताओं पर भरोसा डगमगाता है। माया समाज अब 2 हिस्सों में बंटने लगा था। एक तरफ राजा और पुजारी थे जो कहते थे देवता नाराज हैं और ज्यादा बलिदान चाहिए। दूसरी तरफ आम लोग थे जो पूछने लगे थे अगर देवता इतने शक्तिशाली हैं तो हमें भूखा क्यों रहने दे रहे हैं? लेकिन सवाल पूछना खतरनाक था, क्योंकि सवाल सत्ता को चुनौती देते थे, और सत्ता देवताओं के नाम पर चल रही थी। राजा अब और भव्य मंदिर बनवाने लगे। उन्हें लगता था अगर मंदिर ऊंचे होंगे तो देवता करीब आएंगे, अगर खून ज्यादा बहेगा तो बारिश लौट आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हुआ उल्टा। लोगों पर बोझ और बढ़ गया। कर बढ़े, काम बढ़ा, भूख बढ़ी, और शहरों के भीतर असंतोष धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। अब माया शहर सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं जूझ रहे थे, वे अंदर से टूट रहे थे। शहरों के बीच युद्ध बढ़ने लगे। लेकिन ये युद्ध जमीन के लिए नहीं थे, ये युद्ध थे संसाधनों के लिए, पानी के लिए, अनाज के लिए। हर हार और ज्यादा कमजोरी लाती, हर जीत और ज्यादा बोझ, क्योंकि युद्ध कैदी लाता था, और कैदी और बलिदान। लेकिन अब बलिदान भी काम नहीं कर रहे थे। बारिश नहीं आई, नदियां नहीं भरी, और जंगल जो कभी जीवन देता था अब चुपचाप शहरों को घेरने लगा। यहीं से सबसे खामोश चीज होनी शुरू हुई, पलायन। कोई ऐलान नहीं, कोई विद्रोह नहीं। लोग रात के अंधेरे में अपने घर छोड़ने लगे। पहले किसान, फिर कारीगर, फिर सैनिक। जब सुबह होती तो पूरे मोहल्ले खाली मिलते, चूल्हे ठंडे, बाजार बंद, और मंदिरों में गूंजती प्रार्थनाओं की जगह सिर्फ हवा की आवाज। राजा अब भी सिंहासन पर थे, लेकिन सिंहासन खाली हो चुका था, क्योंकि राजा राज्य से नहीं लोगों से शासन करते हैं। धीरे धीरे पूरे शहर जंगल को सौंप दिए गए। लताएं सीढ़ियों पर चढ़ गईं, पेड़ महलों की दीवारों से उगाए, और पत्थर फिर से धरती का हिस्सा बन गए। माया सभ्यता किसी एक दिन खत्म नहीं हुई, वो धीरे धीरे खामोशी से गायब हो गई। इतनी खामोशी से कि इतिहास को भी समझने में सदियां लग गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि माया लोग पूरी तरह कभी गायब नहीं हुए। वे जंगलों में गए, गांवों में बिखर गए, लेकिन उनकी भाषा, उनकी यादें, उनका ज्ञान जिंदा रहा। और जब सदियों बाद बाहरी लोग आए तो उन्हें लगा कि ये खंडहर हमेशा से खामोश थे। उन्हें पता नहीं था कि ये पत्थर कभी समय से बात किया करते थे। और यही माया सभ्यता की सबसे बड़ी विरासत है, एक चेतावनी कि जब कोई सभ्यता ज्ञान से ज्यादा डर से चलने लगे तो उसका अंत किसी विस्फोट की तरह नहीं, बल्कि एक फुसफुसाहट की तरह होता है। और फिर एक ऐसा पल आया जिसे माया लोगों ने कभी अपने कैलेंडर में नहीं लिखा था। समुद्र के पार से अजनबी लोग आए, अलग चेहरे, अलग भाषा, अलग देवता। वे लोहे के हथियार लाए, घोड़े लाए, और अपने साथ एक ऐसा विचार लाए जो माया दुनिया से बिल्कुल टकराता था।
जब स्पेनिश लोग इन जंगलों तक पहुंचे तो उन्हें भव्य शहर नहीं मिले, उन्हें खामोश खंडहर मिले। पत्थरों के मंदिर, टूटे हुए पिरामिड और जंगल में दबी हुई कहानियां। उन्हें लगा ये सब किसी बीते हुए युग की बेवजह की निशानी है। उन्हें नहीं पता था कि वे एक ऐसी सभ्यता के अवशेषों पर खड़े हैं जो कभी समय को समझती थी। जो माया लोग अब भी जीवित थे, वे शहरों में नहीं रहते थे, वे गांवों में थे, खेतों में थे, जंगलों के किनारे थे। वे अब भी अपनी भाषा बोलते थे, अपने देवताओं को याद करते थे, लेकिन उनकी किताबें जला दी गईं। ज्ञान की सदियों पुरानी परंपरा राख बन गई। जो कुछ बचा वो पत्थरों पर लिखा था, और पत्थर हर किसी से अपनी कहानी नहीं कहते। सदियों तक दुनिया ने माया को सिर्फ एक रहस्य माना। कभी कहा गया वे किसी श्राप का शिकार हुए, कभी कहा गया वे अचानक गायब हो गए, लेकिन सच इतना नाटकीय नहीं था। सच ज्यादा इंसानी था। माया सभ्यता किसी एक दुश्मन से नहीं हारी, न किसी एक युद्ध से, न किसी एक सूखे से। वे हारे धीरे धीरे, अपने ही बोझ से, अपने ही डर से और अपने ही फैसलों से। लेकिन फिर भी माया सभ्यता पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुई। आज भी मध्य अमेरिका में लाखों लोग हैं जो खुद को माया कहते हैं। वे आज भी अपनी भाषाएं बोलते हैं, अपने त्योहार मनाते हैं, और हर बार जब वे आसमान की ओर देखते हैं तो कहीं न कहीं अपने पूर्वजों की छाया देखते हैं। माया सभ्यता हमें एक बात बहुत साफ सिखाती है कि ज्ञान अगर विनम्रता के साथ न चले तो वो अहंकार बन जाता है, और विश्वास अगर सवालों से दूर हो जाए तो वो डर बन जाता है। और जब कोई सभ्यता ज्ञान की जगह अहंकार से और विश्वास की जगह डर से चलने लगे तो उसका अंत शोर से नहीं होता, उसका अंत खामोशी से होता है। जंगल फिर से सब कुछ ढक लेता है, पत्थर चुप हो जाते हैं और समय आगे बढ़ जाता है। लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है। क्या हमने माया सभ्यता से कुछ सीखा, या हम भी किसी और जंगल के लिए अपनी कहानी तैयार कर रहे हैं?